बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के इस प्रोग्राम दर्द और दवा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अज़ीज़ सोनावाला। आज का मौजू है गर्दन का दर्द या कमर का दर्द। इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या निशानियां, क्या साइंस हैं और उसका इलाज किस तरह से किया जाता है। दरअसल गर्दन और कमर की जो हड्डी है, जो हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वो उसकी जो है वो काफ़ी सारी हड्डियां हैं जो एक लाइन से लगी हुई है गर्दन से लेकर कमर तक, जो हम कहते हैं उसको स्पाइनल कॉलम। और उसके जो ख़ास जो हिस्से हैं वो गर्दन में भी आम है और कमर में भी वही हिस्से होते हैं। और उसमें अगर कोई किसी की तरह का मसला हो तो उससे दर्द पैदा होते हैं और मुख्तलिफ़ वजहों से होते हैं, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो माहिर डॉक्टर हैं हमारे साथ। कराची के डॉक्टर शहजाद शमीम न्यूरोसर्जन है और आगा खान हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है न्यूरोलॉजी में। डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर शहजाद, वेलकम और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की दावत मंजूर की। डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि सबसे पहले हम लेते हैं जो गर्दन का दर्द। तो गर्दन के दर्द की क्या क्या वजूहात होती है, अगर आप बिल्कुल मुख्तसर में हमें बताएं। देखें, ज़्यादा आसान होगा कि गर्दन और कमर को मैं एक साथ बता दूं। ठीक है। स्पाइनल कॉलम जो आपने मेंशन किया, ये ही असल वेट बेयरिंग कॉलम है बॉडी का। तो पूरी बॉडी का वेट इसी कॉलम पे बैलेंस होता है और फिर नीचे जाके हिप्स पे और फिर पाँव में जाता है। स्पाइनल कॉलम के साथ बैक में और नेक में जो चीज़ें अटैच्ड होती हैं, मसल्स, जॉइंट्स और स्पाइनल कॉलम खुद, जो कि बोन से बना हुआ होता है। तो बेसिकली स्पाइन में ये तीन कंपोनेंट्स हैं, बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स। और इनमें से किसी की भी प्रॉब्लम की वजह से पेन हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम नेक में है तो नेक में पेन होता है, लोअर बैक में तो लोअर बैक में पेन होता है, अगर जनरलाइज है तो जनरलाइज पेन होता है। अब ये तीनों कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। मसल्स में जनरली वीकनेस हो या पेशेंट का कोई और ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से मसल्स वीक हो, उसकी वजह से मसल पेन हो सकता है। एक्यूट स्ट्रेस में मस्कुलर पेन हो सकता है, थक जाने की वजह से भी पेन हो सकता है। तीसरी चीज़ जॉइंट्स, जनरल जॉइंट डिजीज़, आर्थराइटिस, इन सब की वजह से भी नेक पेन, बैक पेन होता है। और चौथी चीज़ बॉडी बजाते खुद, बिकॉज ये कॉलम बॉडी का वेट बैलेंस कर रहा है। अगर आपका वेट और कॉलम की स्ट्रेंथ में मिसमैच है तो ऑफकोर्स इन तीनों पे जोर बढ़ता है और फिर पेन होता है। ये मोटी मोटी वजूहात हैं। तो बहुत ही यानी सही बताया कि मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एक तो है वो हड्डी और उसके साथ जो है वो पट्टे जो लगे हुए हैं और उसके साथ जो है वो जो जोड़ है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, और उसके बीच में जो नसें निकलती हैं, नसों की वजह से पेन जो होता है वो अमूमन बैक में नहीं होता है, बल्कि वो उन नसों की जहाँ जहाँ सप्लाई होती है वहाँ पे होता है। कहते हैं कि उन नसों का एक पार्ट बैक की मसल्स को भी सप्लाई करता है। तो एक थ्योरी ये है कि नसों की दबने की वजह से बैक में भी पेन होता होगा। अलबत्ता उस पेन को भी हम लोग एज अ मस्कुलर पेन ही अज्यूम करना चाहिए। हाँ डॉक्टर जयप्रकाश, पेशेंट क्या क्या शिकायतों से आते हैं कि जिससे आप कह सकते हैं कि ये मरीज़ को फ़र्ज़ करें ये मसल पेन है, यानी पट्टों में दर्द है, या इसमें जो है हड्डियों में ख़राबी है, या इसमें जो है जॉइंट्स में ख़राबी है, कोई ऐसी निशानियाँ जो आपको मिल सकती है यानी पेशेंट के मुआयने पर कि जो आपको बता सके कि ये कुछ फ़र्क है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये कि नर्व्स का जो पेन है, जैसे डॉक्टर शहजाद डिस्कस कर रहे थे कि नर्व्स का पेन जो है वो मखसूस हिस्से में जो उसके पट्टे जिसको सप्लाई करते हैं उसमें रेडिएट करता है। और रेडिएट यानी नीचे उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर दर्द ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे कि गर्दन का दर्द होगा उमूमन एक तरफ से शुरू होगा और शुरू में हो सकता है गर्दन में हो, फिर वो सर के पिछले हिस्से में जा सकता है,
वो कमर के ऊपर के हिस्से में भी आ सकता है, कंधे में भी आ सकता है, इवन हाथ में भी आ सकता है, अगर हम नेक पे अगर बात करें तो। जी जी। इसके साथ जो है वो नर्व्स का पेन जो है वो उसमें सेंसरी सिम्टम, सनसनाहट हो सकती है, बर्निंग जलन हो सकती है, या सुन्न हो जाते हैं हाथ बिल्कुल, कमज़ोरी भी हो सकती है, उस मखसूस जो पट्टे जिसको वो नर्व सप्लाई करती है उसमें कमज़ोरी भी हो सकती है। तो जो पट्टे का दर्द है वो जैसे जनरलाइज्ड होगा, वो अगर पट्टे को टच करेंगे तो वो दर्द करेंगे, पेन, और वो हर किस्म की मूवमेंट से जो है वो होगा। जो बोन का जो पेन होता है वो लोकल उधर ही रहता है और उसको टच लोकल रहता है। तो ये कुछ तरीके के जिससे हमें एक अंदाज़ा हो कि ये दर्द यहाँ है, यानी अगर पट्टों का दर्द हो तो पट्टों में दर्द होता है, सख्ती भी होती है, हड्डियों में थोड़ी सी दर्द होती है, और नसों का दर्द जैसे कि डॉक्टर शहजाद ने बताया वो उस हिस्से में भी जाता है कि जहाँ नसें सप्लाई करती है, जैसे कि हाथ में है या कमर में जो है वो पाँव में जो दर्द जाता है। डॉक्टर शहजाद, एक जो टर्म आम तौर पे इस्तेमाल की जाती है जो कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है क्या? अक्सर वो पेशेंट एक्सरे लेकर आते हैं, कहते हैं कि मुझे स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मैं नहीं समझता कि किसी बीमारी का नाम है। बॉडी के हर पार्ट में एक नेचुरल वेयर एंड टेयर होती है, तोड़ फोड़ होती है, वक्त के साथ जॉइंट्स में तोड़ फोड़ होती है, बोन्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है, कर्वेचर्स चेंज होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आपके बालों का रंग बदलता है, बाल गिरते हैं, चेहरे का रंग बदलता है, झुर्रियाँ आती हैं, वैसे जिस्म के हर हिस्से में चेंजेस होते हैं। स्पॉन्डिलोसिस भी उसी का एक पार्ट है। एक नॉर्मल एक्सरे, एक 20 साल के जवान आदमी का एक्सरे और एक 70 साल के आदमी का एक्सरे में फ़र्क होगा। उसमें कुछ हड्डियाँ ज़्यादा बड़ी हुई होंगी, कुछ जॉइंट की स्पेसेस कम होंगी, कुछ कर्वेचर्स डिफरेंट होंगे, उन्हीं को स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस बजाते खुद आप नहीं कह सकते कि किसी को स्पॉन्डिलोसिस है तो उसको पेन भी होगा, लेकिन देखा यह गया कि जिन लोगों में स्पॉन्डिलोसिस होता है उनमें पेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अलबत्ता अगर आप उस 50 से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों का, नॉर्मल लोगों का भी एक्सरे कराएं गर्दन का, तो उसमें भी आपको स्पॉन्डिलोसिस मिल सकता है, बावजूद इसके कि उनको कोई गर्दन में दर्द की शिकायत ना भी हो। तो अगर जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, वैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी इन्हीं वजहों से होती है? ये वजूहत हैं और वो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का, अब वो कोई ऐसा बीमारी नहीं है। तो एक्सरेज कभी परेशान कौन हो सकते हैं बिकॉज उसमें लिखा हुआ होता है, और काफ़ी वक्त हमारा इस पर सर्फ होता है मरीज़ को समझाने में कि आप इस लफ्ज़ से परेशान ना हो, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ अगर आपका एक्सरे आपको बता रहा है कि यानी वो डायग्नोसिस लिखी है लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो जैसे कि डॉक्टर शहजाद ने बताया कि उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर फ़ोटोग्राफ़र ने तस्वीर खींच ली और उसने लिख दिया कि सफ़ेद बाल नज़र आ रहे हैं आपके सर पे, तो शायद उसकी कोई अहमियत नहीं होती है कुछ उम्र में, हाँ कम उम्र हो तो शायद अहमियत हो। तो सिर्फ एक्सरे के रिपोर्ट से आपने मुतासिर नहीं होना है, लेकिन कंडीशन क्या है और अगर उसमें कोई शिकायत है तो फिर उसकी कुछ अहमियत हो सकती है। डॉक्टर जयप्रकाश, उसके साथ साथ अभी वो जो शिकायत आती है और पेशेंट कहते हैं स्लिप डिस्क, मुझे स्लिप डिस्क हो गई है, तो स्लिप डिस्क या डॉक्टर कहता है पेशेंट से कि स्लिप डिस्क, तो इस स्लिप डिस्क चाहे गर्दन में हो या कमर में हो, तो स्लिप डिस्क क्या हो, थोड़ी तफसील आप बता सकते हैं क्या होता है? बेसिकली जो मोहरे होते हैं, मोहरे जो या हम जो कमर में जो हड्डियां हैं उसको मोहरे कहते हैं, वर्टिब्रीज जी, उसके बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, सपोर्ट के लिए होती है। वो डिस्क जो है वो कभी स्लिप हो जाती है या डिस्क प्रोलैप्स जिसको हम कहते हैं, आगे स्लिप हो जाती है, आगे चली जाती है तो वो हरा मगज को दबा सकती है, साइड में निकल जाए तो वो जहाँ से नर्व्स गुजरती हैं उसको वो कंप्रेस करती है और उसकी अलामत होती हैं। तो ये बेसिकली है। अगर तो उसकी वजह क्या है, क्यों होती है इसे आप यानी कोई खास वजह या वैसे ही हो जाती है? देखिए नेक में तो बहुत सी वजूहत हैं, जैसे खराब पोस्चर है या चोट का लगना है, चोट की लगने से हो सकती है, गिरने से हो सकती है, और कमर में भी इसी तरह वेट ज़्यादा उठाने से जो है वो हो सकती है। और जो वजूहत में हम जैसे इन्फेक्शंस हैं, मेलिग्नेंसीज है, कैंसर है, इसकी वजह से भी जो है वो डिस्क आगे जा सकती है।
इन्वॉल्व। तो मुख्तलिफ वजहों से यानी वो डिस्क जो दो हड्डियों के बीच में जो हड्डी होती है वो अगर हट जाए तो उससे जो है वो हरा मगज़ भी दब सकता है और नसें भी दब सकती है, और उसके साथ ये कुछ जो दर्द के अलामात और ये सारे होते हैं, तो उसमें जो सर्वाइकल डिस्क होती है। क्या ये आम शिकायत है, बहुतों को होती है, कितनों को होती होगी ये तक डिस्क का प्रॉब्लम तो जो है ना, हम अगर एक्सरे इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे या एमआरआई देखेंगे तो ये बहुत से अगर परसेंटेज में आपको मिलेगी, मगर उनमें से कुछ लोगों को शिकायत होती है। समझ लेंगे 20-30% लोगों जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं, मगर प्रोलैप्स, माइल्ड प्रोलैप्स बहुत कॉमन है। तो ये भी जो एक्सरे की तरह ही है जो डॉक्टर शहजाद ने बताया, और अब जो डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि अब तो एमआरआई स्कैन और स्कैन बड़े आम हो गए हैं और कुछ नहीं होता है, और रिपोर्ट लेकर पेशेंट परेशान हो जाता है कि मुझे तो स्लिप डिस्क है, हालांकि जब देखा जाए तो कुछ नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक शिकायत हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें दर्द हो, लेकिन अगर शिकायत होती है और एक्सरे में कोई या स्कैन में कोई मसला हो तो ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये होती है यानी सर्वाइकल डिस्क या लंबर डिस्क। सर्वाइकल यानी जब गर्दन में हो, लंबर में जब यानी कमर के इलाके में, एरिया में अगर इस तरह से हो तो ये फिर अहमियत रख सकती है अगर पेशेंट को साथ साथ में शिकायत हो, वरना नहीं। आपको मैं जी एक बात मेंशन करना चाहूँगा। जी एक बड़े मशहूर रिसर्च है जिसमें दिखाया, उन्होंने बताया कि उन्होंने चलते फिरते नॉर्मल हट्टे कट्टे लोगों का, जिनको कोई कमर में दर्द नहीं है, कोई नसों में दर्द नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उनका एमआरआई किया, और उनमें भी 20 से 25% लोगों में छोटी बहुत डिस्क निकल आई। तो कहने का मकसद ये कि ये एक नॉर्मल वेरिएशन भी हो सकती है। ये ऐसे ही जैसे कि तस्वीर में सफ़ेद बाल, तो कभी तो सफ़ेद बालों का कोई मतलब नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी, ये ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट से हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए। अब हम एक और बात पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शहजाद, ये अक्सर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बहरहाल पाकिस्तान में आम तौर पे या शहर कराची में जो है, या पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, और एक्सीडेंट की वजह से जो है वो गर्दन में चोट भी लग सकती है। तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं विप्लैश इंजरी। तो ये क्या चीज़ होती है, विप्लैश क्या है? विप्लैश एक तरह की गर्दन की इंजरी है जिसमें कि एक्चुअल गर्दन पे कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन जो झटका लगता है अचानक ब्रेक लगने की वजह से, या गाड़ी के टकराने की वजह से, या गाड़ी अचानक से स्पीड लेने की वजह से। तो कहने का मकसद है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, किसी ने पीछे से हिट किया तब भी विप्लैश हो सकता है, या आपकी गाड़ी तेज़ जा रही है और आपने किसी को हिट किया तो भी विप्लैश हो सकती है। तो ये जो झटका लगता है गर्दन में, उसकी वजह से कुछ ऐसी अलामात होते हैं जो कि आप एमआरआई पे नज़र नहीं आ रहा होता है कुछ वहाँ पे चोट, लेकिन अलामात के को जमहूरी तौर को कंबाइंडली आप कह सकते हैं कि विप्लैश है। अच्छी बात यह है कि विप्लैश की तमाम अलामात वक्त के साथ बेहतर हो जाते हैं, अलबत्ता इसमें वक्त लगता है सही होने में। दूसरी अच्छी बात यह कि बहुत कम ऐसा होता है कि विप्लैश किसी बड़ी इंजरी को डेजिग्नेट करे। तो ये एक तरह की मामूली चोट है जो कि अपने वक्त के साथ ठीक हो जाती है, इससे नुकसान नहीं होता। अलबत्ता इस चोट की वजह से जो देखा यह गया है कि इस चोट की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मुतासर होती है, वर्क मुतासर होता है, ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ मुतासर होती हैं। तो इसकी स्पेशली बिकॉज इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय रेस्ट के, तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि इसको प्रिवेंट किया जाए। कैसे प्रिवेंट करें? सीट बेल्ट्स, केयरफुल ड्राइविंग। यहाँ तो कोई पहनता नहीं। इनफैक्ट आपको मैं इससे थोड़ा सा हट के, लेकिन जितनी रिसर्च हुई है मेडिकल साइंस में और सर्जरी, न्यूरो सर्जरी में, जो वाहिद चीज़ जिससे दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा हेड इंजरीज प्रिवेंट हुई हैं, वो हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स हैं। हेड इंजरीज, सर्वाइकल इंजरीज, तो इससे ज़्यादा बड़ी समझे कि तरक्की मेडिकल साइंस में किसी भी चीज़ में नहीं हुई है जितनी हमने जाने सीट बेल्ट और हेलमेट से बचाई हैं, किसी और चीज़ से नहीं बचा सके आज तक। डॉक्टर शहजाद ने पढ़ा यानी बड़ी अहम जो मैसेज, अहम पैगाम हमें दिया है कि अगर कोई ऐसी बात है कि जो एक्सीडेंट की वजह से इंजरीज़ को और चोटों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी हमें हिफाजत देती है, वो है एक सीट बेल्ट और दूसरा है सर में हेलमेट जो मोटरसाइकिल चलाते हैं।
तो जैसे कि गर्दन को अगर ज़ोर से अगर झटका लग गया तो सारी नसें और हड्डियां हट जाती है, तो उससे विप्लैश हो सकती है। लेकिन अगर सीट बेल्ट पहने तो इसके इम्कानात कम हो जाते हैं जिस तरह से। और हालांकि इसका ये मौजू नहीं है, लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो मोटरसाइकिल चलाते हुए तो प्लीज़ आज से आप पहनना शुरू करें, ताकि इससे यानी बच सके। क्योंकि एक तरफ जो है वो बचाव है, और बचाव का जो फ़ायदा है वो तमाम दवाइयों से ज़्यादा है। बचाव का फ़ायदा जो है वो सर्जरी से भी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अहम यानी मैसेज आज आपने हमारे नाज़रीन को दी है कि ये विप्लैश इंजरी हो सकती है एक्सीडेंट से, और इंजरीज़ हो सकती है, और हिफाजती सबसे बड़ा इलाज है उसका। डॉक्टर जयप्रकाश, ये कमर का दर्द और गर्दन का दर्द ये बड़ी आम शिकायत है, और काफ़ी लोगों को होता है, या मुझे भी कभी कभार अक्सर हो जाता है। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जो पेशेंट अगर वो एक्सपीरियंस करता है, वो महसूस करता है, तो उसे ये इशारा मिलता है कि नहीं अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या हर वक्त जाना ज़रूरी है? अच्छा, ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही इस आज के प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट इशू है कि ये बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत आम बीमारी है। गर्दन का दर्द हो या कमर का दर्द हो, पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर हल्का दर्द है तो जो लोकल घर में ट्रीटमेंट होती है कि कोल्ड स्पंजिंग कर ली, हीट कर लिया, या आम से दर्द की जो दवाइयाँ खाने से अगर ये दर्द सही नहीं हो रहा और दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही है, या शुरू में ही शदीद दर्द हो, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या कुछ अलामात हैं, जैसे अगर सेंसरी सिम्टम, सनसनाहट है, नम हो जाए या महसूस होना कम हो जाए, या हाथ पैरों में कमज़ोरी आ जाए, या पेशाब पखाने पे कंट्रोल ना रहे, या दवाइयाँ खाते हुए जो है वो दर्द कंट्रोल ना और मज़ीद बढ़ता जाए, तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। या इसके तो अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बुखार की कैफियत हो, मुसलसल वज़न कम हो रहा हो, भूख का कम होना है, ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से डॉक्टर। तो दर्द तो आम है, लेकिन इसके साथ ये जो भी अगर कोई अलामात हो, और यानी पेशाब पैखाना अगर मुतासर हो, कमज़ोरी हो, सनसनाहट हो, और या तो मसला बढ़ता जा रहा है दवाइयों के बावजूद, तो फिर डॉक्टर के पास जाना। 2-3 एडिशनल चीज़ें हैं कि एज जो है ना, अगर बैक टेक और नेक पेन की हम एज देखेंगे को 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में होता है। अगर 30 साल से पहले भी अगर किसी को दर्द होना शुरू हो जाए, या 60 साल के बाद है, तो ये थोड़ा सा इसमें भी हमें जो है ना सोचना चाहिए कि ये भी जो है ना ज़रूरी है कि इस उम्र से कम या उस उम्र से ज़्यादा अगर हो तो फिर और इसके अलावा एक और एडिशनल चीज़ है कि नेक पेन और लोअर जो नीचे कमर का दर्द, वो तो सही है। अगर बीच में कमर के बीच में दर्द शुरू हो जाए तो ये भी थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो अच्छी तरह से सपोर्ट किया गया है, अगर वहाँ दर्द शुरू हो जाए तो भी ये जो है वो थोड़ा सा खतरे की अलामत है, फ़ौरन डॉक्टर के पास। जी डॉक्टर शहजाद, एक बार पेशेंट आपके पास आता है इन शिकायतों के साथ, चाहे और आपने ये तय कर लिया कि नहीं अब एक तो है कि अगर मरीज़ को यानी कुछ इलाज की ज़रूरत यानी तहकीकात की ज़रूरत नहीं है अपने दवा, लेकिन अगर आपने तय किया कि नहीं इस में मरीज़ में अब मुझे चेकअप करनी है, तो क्या क्या टेस्ट होती हैं, क्या क्या मुआयने होते हैं कि जो हम कर सकते हैं कि जिससे हमारी डायग्नोसिस बने? पहले तो डॉक्टर जयप्रकाश ने बड़ी तफसील से बताया कि किन सिम्टम्स पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक चीज़ मैं इस पर और ऐड कर दूँ कि अगर आपको रात में सोते समय अगर कमर के दर्द की वजह से आँख खुली है, या ये कि आपको कभी कोई हिस्ट्री है कि आपको खुदा न खास्ता कोई कैंसर हुआ है पहले जिसका इलाज अलबत्ता हो भी चुका हो, या ये कि आपको टीबी हुआ है, उस सूरत में भी कमर का दर्द जो है वो ख़तरे की अलामत हो सकता है। तो उसमें आप जल्दी डॉक्टर को दिखाना अच्छा होता है। जी जी। जो इन्वेस्टिगेशन का आप पूछ रहे थे, तो उसमें कई इन्वेस्टिगेशन हैं। एक्सरे से शुरू होता है, एक्सरे जो कि बोन्स दिखाते हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं है लेकिन सस्ती है, आसानी से हो जाती है। सीटी स्कैन उससे थोड़ी ज़्यादा एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, वो भी बेसिकली बोन्स के लिए। अगर आप नसें देखना चाहते हैं या मसल्स देखना चाहते हैं, उसके लिए MRI होता है, जिसमें सबसे कम रेडिएशन इस्तेमाल होती है, लिहाजा आसानी से हो सकता है। इसके अलावा आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो पेट स्कैनिंग, स्पेट स्कैन, ये सब चीज़ें होती हैं, या बोन स्कैन। नॉर्मली 99-98% केसेस में एक्सरे या MRI इनमें से कोई एक की ज़रूरत होती है। MRI आमतौर पे हम लोग तब कराते हैं जब जो अलामा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताई उनमें से कोई एक चीज़ हो मरीज़ की हिस्ट्री में, तो फिर MRI करना बेहतर होता है।
लेकिन मेरा मशवरा होगा कि MRI करने से पहले किसी डॉक्टर से मिल लें, इसलिए कि ये भी हम लोग अक्सर देखते हैं कि गर्दन दर्द कहीं और होता है और MRI किसी और जगह का हो चुका होता है। तो वो किसी स्पेशलिस्ट से मिल लें ताकि वो सही जगह का MRI अगर ज़रूरत है तो ऑर्डर कर सकें। तो ये है सारे जो मुआयने जो हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर जयप्रकाश, अब एक बार अगर ये किसी को शदीद कमर का या गर्दन का दर्द हो तो उसकी क्या क्या यानी इलाज के तरीके हैं कि जो हम अपना सकते हैं पेशेंट के लिए, क्या क्या इलाज है? सबसे पहले तो जो है ना मरीज़ को मेरे हिसाब से तो रीअश्योर करना चाहिए कि ये बहुत आम सा मसला है और ये बहुत सी लोगों में सही हो जाता है, कुछ दिनों में सही हो जाता है। तो रीअश्योरेंस जो है मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है अगर कमर के दर्द में और गर्दन के दर्द में, कमर का दर्द या गर्दन का दर्द हो। ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिज़िकल थेरेपी का एक रोल है कि फिज़िकल थेरेपी में एक्सरसाइजेज हैं और दूसरा ये कि पोस्चर, अगर गर्दन का दर्द है और अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और झुक के कर रहे हैं, या हमारे यहाँ सिलाई का काम जो करती हैं ख़वातीन वो झुक के करते हैं, कमर का दर्द भी बढ़ सकता है और गर्दन का दर्द भी हो सकता है। तो एक जो पोस्चर गर्दन का है या पोजीशन है उसका सही रखना बहुत ज़रूरी है। लोग हमें कहते हैं कि अच्छा हमारा काम तो कंप्यूटर पे है, क्या हम काम प्रोफेशन छोड़ दें क्या? मेरा मशवरा है कि अगर उसमें जो है ना अगर कुछ हम चेंजेस तो कर सकते हैं, अगर प्रोफेशन ना बदल सकें कि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको ब्रेक में कर लें जी, और कुछ रेस्ट ले लें। और अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो थोड़ा सा वो कंप्यूटर की जो डेस्क है उसको थोड़ा ऊंचा रख दें तो आपको झुक के ना करना पड़े, या कीबोर्ड है उसकी पोजीशनिंग है तो वो ऊपर कर लें तो और बेहतर हो जाएगा। आपको गर्दन स्ट्रेट रखनी है बिल्कुल बैक के साथ, झुक के और या पीछे जो है ना उसमें जो ऑकवर्ड पोस्चर है उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है वो दर्द की दवाइयाँ हैं उससे दी जाती है और जो आखिरी ऑप्शन होता है हमारे पास सर्जरी होती है। ये बहुत ही अहम डिस्कशन हुआ है जो आपने ये सारी बातें बताई है, यानी पोस्चर है और दवाई है और सर्जरी और थेरेपी, जिसमें जो है वो ये देख सकते हैं कि दवाई के अलावा जो है अगर जो आसान सिंपल तरीके हैं, एक सही तरह से पोजीशन अगर आप रखें कमर को और उसका ख्याल रखें तो कितना फ़र्क हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कमर का दर्द है या गर्दन का दर्द है तो आप अपना पेशा बदल दें, प्रोफेशन बदल दें और उसको बंद कर दें। आप सिर्फ अपना पोस्चर ठीक है, सिर्फ टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर दें या कंप्यूटर को थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा आराम ले लें तो कितना फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि हकीकत यह है कि बाज़ हम तो है शहर के रहने वाले, वैसे भी तो वर्जिश होती नहीं है, बैठने के मुख्तलिफ टेढ़े मेढ़े तरीके होते हैं। सुबह से जो है काम करना शुरू किया, कुर्सी पर बैठे, रात तक बैठे, रात को आ गए, टीवी पर बैठे, शायद वहीं सो गए। तो इतनी सारी जो हम कहते हैं यानी इंसल्ट करते हैं हमारे कमर को और गर्दन को कि इससे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है बढ़ सकते हैं। तो दवाइयाँ तो है लेकिन पोस्चर और फिजियोथेरेपी जो है वो बड़ा अहम हिस्सा है। डॉक्टर शहजाद, ये अक्सर जो है हम देखते हैं कि थोड़ा सा दर्द किसी को हुआ तो वो लोग कॉलर पहन लेते हैं या फ़ौरन जो है बेल्ट पहन लेते हैं। इसकी क्या अहमियत है और क्या कोई मसले हैं या कब पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बहुत अहम मौजू है और मैं रेफ़र करूँगा जो शुरू में हमने बात की थी कि स्पाइन एक कॉलम है जी, और इसका मेन मकसद वेट बेयरिंग है और मसल्स और बोन्स और जॉइंट्स। जब पेन होता है, जैसा अगर आपके हाथ में पेन होता है किसी के, तो वो हाथ की मूवमेंट्स करना मज़ीद पेनफुल हो जाती हैं। स्पाइन का प्राइमरी एक्शन ही वेट बेयरिंग है। तो जब स्पाइन में पेन होता है किसी भी वजह से तो वेट बेयरिंग पेनफुल हो जाती है, खड़ा होना, चलना। कॉलर या बेल्ट ये करता है कि आपका वेट रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप कॉलर पहनते हैं तो गर्दन को जो सर का वज़न उठाना होता है वो वज़न सर का गर्दन से गुजरने के बजाय सीधा कंधों पर चला जाता है। टेम्परेरी रिलीफ मतलब वक्ती फ़ायदा तो इसका होता है कि एक आध दिन में दर्द में अफाका हो गया। नुकसान इसका ये है कि आप ज़्यादा दिन कॉलर पहनेंगे तो आपके जो गर्दन के पट्टे जिनका काम सर को लिफ्ट करके रखना है वो कमज़ोर हो जाएंगे वक्त के साथ और फिर आपके लिए कॉलर उतारना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बड़ा अहम है। अच्छा, तो जो लोग ज़्यादा दिन कॉलर पहनते हैं उनके लिए कॉलर से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है और फिर उसका एक अलग प्रोसेस है, रिहैबिलिटेशन होती है, गर्दन की मसल्स डेवलप करनी पड़ती है कॉलर उतारने के लिए। तो एक आध दिन कॉलर पहनने में कोई हर्ज नहीं है कॉलर या बेल्ट में, लेकिन इसको मुस्तकिल इलाज समझ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये नुकसानदेह है।
हल ये है इसका कि जिन मसल्स को आप बचा रहे हैं वज़न से, उनको ही मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, और वो जैसे डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज, उन सब चीज़ों से। कोई ख़ास वक्त पर कॉलर लाजमी होती है, जैसे कि चोट लग जाए या इंजरी फ्रैक्चर हो जाए, या उन कंडीशन में फिर लगाना बहुत ज़रूरी है? उन कंडीशंस में जिनमें हम खुद चाहते हैं कि स्पाइन मूव ना करे या स्पाइन पे वज़न ना आए, जिन कंडीशंस में स्पाइन पे वज़न डालना ख़तरनाक हो सकता है, जैसे कि अभी कोई गर्दन में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर में आप चाहते हैं कि हड्डी पे से वज़न हटाएं ताकि हड्डी हील हो सके, जैसे बाकी हर जगह फ्रैक्चर होता है तो आप कास्ट लगती है, तो गर्दन में एक एक्सटर्नल ब्रेसिंग है कि आप कॉलर पहन के फ्रैक्चर को हील होने का वक्त दे रहे हैं। उसमें भी कोशिश यही होती है कि आप हर वक्त ना पहने कॉलर, कम से कम इस्तेमाल करें। ये अहम है, जैसे कि सर्वाइकल कॉलर, और ये अपने एक मखसूस यानी वक्त पर और ख़ास तकलीफ़ के लिए लगाना लाजमी है, लेकिन अक्सर जो है हर वक्त के लिए और हर दर्द के लिए कॉलर लगाना जो है नहीं, उससे कोई फ़ायदा ना होता है, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अहम मैसेज जो है हमें आज मिली है। डॉक्टर जयप्रकाश, अभी हमने जो पोस्चर की बात की, और उससे भी जो है वो सही पोस्चर से दर्द काफ़ी हद तक कमर का और गर्दन का जो कम हो जाता है, क्या उसके साथ यानी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की भी अहमियत है, और उससे दर्द बेहतर कैसे होता है, क्या होता है उससे? बुनियादी तौर पे जो हम एक्सरसाइज, जो रूटीन जो एक्सरसाइज हम करते हैं, उसमें पट्टे की जो है ना मजबूती के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम जो फिजिकल थेरापी है, एक तो जो खिंचाव होता है ना, स्पाज़म होता है पट्टों में, खिंचाव होता है, वो कम हो जाता है, और दूसरा पट्टे मजबूत हो जाते हैं। तो दो रीजंस हैं जो एक्सरसाइज के जो है ना, या फिजियोथेरापी के। तो इससे जो है वो काफ़ी तकलीफ होती है। डॉक्टर शहजाद, फिर अक्सर जो इन बातों से ये जो ज़ाहिर होता है कि वो काफ़ी सारे ऐसे दर्द और मर्ज़ और तकलीफ़ें जो है वो ऐसी दवाइयों से है, पोस्चर से, वर्जिश से ठीक हो जाती है। अब कभी कभार जो है आपके पास पेशेंट चले आते तो फिर आप उन्हें मशवरा देते हैं कि भाई ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन कौन सी यानी वजहों के लिए, कौन सी रीज़न्स के लिए हमें करना ज़रूरी पड़ जाता है? कॉमनेस्ट रीज़न है जिसमें कमर का ऑपरेशन होता है वो डिस्क प्रोलैप्स, जिसकी वजह से नस डैमेज हो रही हो या कमज़ोरी हो रही हो, या जिसको अर्कुनिसा कहते हैं, हाँ, इरकुन्नसा, या जिसमें पेशाब का मसला हो रहा हो, पखाने का मसला हो रहा हो, या ये कि दर्द इतने तवील दौराने से है और नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन ये दर्द कमर का दर्द नहीं होता, पाँव का या हाथों का दर्द होता है। सिर्फ कमर के दर्द के लिए ऑपरेशन बहुत कम होते हैं। इवन डिस्क का, जिसको मैं कह रहा हूँ कि कॉमनेस्ट ऑपरेशन है, 85 to 90% के पेशेंट्स में डिस्क के दर्द होने के बावजूद आप दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें भी हार्डली 5-10% पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो दूसरा कॉमन रीज़न है ऑपरेशन का, वो स्टेनोसिस है, जिसमें कमर में इतना दबाव होता है कि आपकी नसें खिंच रही होती हैं, आप चल नहीं पा रहे होते हैं, या आपके हाथ पाँव कमज़ोर हो रहे होते हैं। उसमें भी ज़्यादातर लोगों को ऑपरेशन नहीं एडवाइस किया जाता, बहुत कम लोगों को ऑपरेशन एडवाइस होता है। जो और बड़े रीज़न्स हैं बैक पेन के जिसमें कि ऑपरेशन होता है, वो बहुत ही रेयर है। जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई ट्यूमर हो, या खुदा न ख्वास्ता फ्रैक्चर हो, या मूव कर रही हो स्पाइन, वो इतने कॉमनली नहीं होते। जी जी। लाइफ टाइम रिस्क जो है बैक पेन का, वो 95% है। तो हर 100 लोगों में से 95 को ज़िंदगी में कभी ना कभी शदीद कमर का, गर्दन का दर्द होगा जी। उसमें से हार्डली 1%, बल्कि 1% से भी कम को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है पोटेंशियली। ऑपरेशन का नाम सुनकर पेशेंट खौफज़दा हो जाते हैं कि भाई ये तो ज़िंदगी पूरे कहते कि भाई हमने वो फ़लाँ रिश्तेदार को देखा या पूछा हो, देखा नहीं मत जाएं, आप पैरालाइज हो जाओगे। और क्या इतना ख़तरनाक ऑपरेशन है? क्या है क्या ये? या गर्दन का हो या कमर का हो? जो कॉमन ऑपरेशन मैंने आपको बताया कमर के दर्द के, गर्दन के दर्द के, उसमें जो पैरालिसिस का रिस्क है आज के दौर में, वो उतना ही है कि जितना आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी के ऊपर आसमान से हवाई जहाज़ गिर जाए, तो होने को तो हो सकता है, लेकिन वो 0.001%। कई हज़ार पेशेंट्स में से शायद किसी का एक का सुनते होंगे, लेकिन ना होने के बराबर है। मतलब है कामयाबी के इम्कानात बहुत अच्छे होते हैं। सक्सेस इज़ मोर देन 97% इस तरह के केसेस में। अगर आप सही मरीज़ चूज़ कर रहे हैं, सही ऑपरेशन कर रहे हैं, 97% से ज़्यादा सक्सेस रेट है।
यूजुअली जो ऑपरेशन होते हैं डिस्क के या इस पे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन होते हैं। सुबह पेशेंट आता है ऑपरेशन करा के, उसी दिन या अगले दिन घर चला जाता है, उसके बाद बेड रेस्ट भी नहीं होता, चलना फिरना पहले से बढ़ जाता है। जो टोटल रिस्क है कॉम्प्लिकेशंस का वो मिला के 2% है, और वो भी ये 2-3% वो भी इस चीज़ का रिस्क है ज़ख्म पे इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक देनी पड़ी। पैरालिसिस का रिस्क या नस डैमेज होने का रिस्क या बिस्तर पे पड़ जाने का रिस्क, एज आई सेड, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ना होने के बराबर है। तो दो अच्छी और अहम बात डॉक्टर शहजाद ने अभी हमें बताई कि सबसे पहले तो अगर इस किस्म का दर्द हो और ये प्रॉब्लम्स हो तो ऑपरेशन के इम्कानात बहुत ही कम होते हैं, यानी जैसे बताया कि 1%। लेकिन अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है भी तो इसमें कामयाबी के इम्कानात बहुत ही अच्छे हैं, 95 to 97% जो डॉक्टर शहजाद ने बताया। तो सबसे पहले कि अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप सही तरह से तहकीकात करें, आप सही ओपिनियन लें कि ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो आप बिल्कुल जाएं, क्योंकि उसमें फ़ायदे के इम्कानात बहुत ज़्यादा है और नुकसान के इम्कानात बहुत कम होते हैं अगर ज़रूरत है तो। डॉक्टर जयप्रकाश, आप बता सकते हैं कि एक बार ये ऑपरेशन और ये सारा हो जाए तो मिल मिलाकर पेशेंट को कितने वक्त में बेहतरी होती है? अक्सर हमें कहते हैं ना कि एक बार ये बेहतर हो गया तो हम सारा काम कब शुरू करेंगे। डॉक्टर शहजाद तो कह रहे हैं कि उसी दिन घर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद की रिकवरी को कितना वक्त लगता है? देखिए, जो वैसे भी अगर ऑपरेशन से पहले देखें या ऑपरेशन से बाद में देखें तो कमर का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो तो बेड रेस्ट तो कोशिश है कि 1-2 दिन के अलावा तो नहीं करनी चाहिए। जैसे हम बेल्ट या जैसे कॉलर की बात करते हैं, बेड रेस्ट तो अवॉइड करनी चाहिए हमें। बैक रेस्ट तो करनी चाहिए, मैं खुसूसन कहूँगा बैक रेस्ट तो करनी चाहिए, बेड रेस्ट अवॉइड करनी चाहिए। एक 44 से 48 आवर से ज़्यादा तो नहीं करनी चाहिए। तो यूजुअली पेशेंट जो है वो सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं विद इन डेज टू वीक्स में। तो आप क्या एडवाइस दोगे, यानी वजन कब से उठाना है, काम कब से करना है? वजन तो मेरे ख्याल में 3-4 हफ्ते के बाद आप उठा सकते हैं वजन, मगर लाइट, इनिशियली लाइट, और फिर आप जा सकते हैं। तो ये चंद हफ्तों में जो है अच्छी बेहतरी के इम्कानात जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर शहजाद शमीम, डॉक्टर जयप्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमारे नाज़रीन को गर्दन के दर्द और कमर के दर्द के बारे में काफ़ी अहम बातें बताई। नाज़रीन, गर्दन और कमर यानी रीढ़ की हड्डी का ही हिस्सा है कि जो गर्दन से लेके कमर तक जाती है, और जैसे कि हमारे जो मेहमानों ने बताया, ये जिस्म का बैलेंस यानी वज़न लेती है, और इसमें दर्द होने के इम्कानात और मसले होने के इम्कानात होते हैं मुख्तलिफ़ वजहों से, पट्ठों की वजह से, हड्डियों की वजह से, जोड़ों की वजह से, और उसमें जो निकलती हुई नसें हैं उसकी वजह से जो है और हिस्सों में जाकर। और इसका जो इलाज है वो सिर्फ दवाइयों से नहीं है। अगर हमने सही तरह से कमर का ख्याल किया, उसको सही तरह से सीधा रखा, पोस्चर जो हम कहते हैं, या सही वर्जिश की और कुछ दवाइयाँ ली, तो इससे जो है काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है। और उसमें से बहुत कम ऐसे मरीज़ होंगे कि जिन्हें और इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ही कम। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑपरेशन ख़तरनाक नहीं है, उसमें कामयाबी के इम्कानात अच्छे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी मरीज़ जो है जिन्हें रियली वाकई में ऑपरेशन की ज़रूरत होती, बरसों तक जो है मुतासिर होते हैं, बरसों तक होते हैं, और फिर जब आखिर में करने का वक्त आता है तो काफ़ी यानी परेशान और काफ़ी यानी कमज़ोरी के और काफ़ी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।